कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। एपिसोड 66, रेहान का डर। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह मनीषा जी के ऊपर हमला होता है और उसे हमले में मनीषा जी बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। तभी और वक्त पर किया वहां पहुंच जाती है और वो उन हमलावरों से मनीषा जी को बचा लेती हैं। अब आगे मनीषा जी के शरीर का दर्द अब धीरे धीरे करके कम होने लगा था, जिससे वह महसूस कर सकती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से या क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं और अपने सामने उसे प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो एक तक उन्हें देखे जा रही थी। मनीषा जी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वह अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी। किया उनकी नजरों को देखकर समझ सकती थी कि वह क्या पूछना चाह रही हैं। वह धीरे से उनके गालों में हाथ रखती है और प्यार से कहती है, आंटी जी आप फिक्र ना करिए, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी इस प्यारी सी बातों को सुनकर मनीषा जी का दिल भर जाता है। वह अपने आंसू भर आंखों से किया की तरफ प्यार से देखते हैं पर कुछ कहती नहीं। तभी किया के पास शंकर आ जाता है। अब तक शंकर ने सभी को मार दिया था। वह जल्दी से किया के पास आकर कहता है, बस क्या आपको हेल्प की जरूरत है? किया उसके तरफ नजरें उठाकर देखती है और उसे नजरों से ही उसे औरत की तरफ दिखाते हुए इशारा करती है, जिसे समझते हुए वह जल्दी से मनीषा जी को अपनी गोद में उठा लेता है। क्योंकि किया कोई इस वक्त काफी देर हो रहा था, उसे जल्दी से जल्दी जाना था, पर यहाँ पर फंसने की वजह से अब देर हो रही थी और वो मनीषा जी को इस तरह यहाँ अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। और इस समय मनीषा जी की जो कंडीशन थी, उन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है देर होने पर उनकी जान को खतरा हो जाए। अगर किया उन्हें अपने साथ ले जाती है तो वह उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकती थी और उनके शरीर में पहले पॉइजन को वह आराम से सर्च करके खत्म कर सकती थी। यही सब सोचकर किया शंकर को मनीषा जी को साथ ले चलने का ऑर्डर देती है। अब वह तीनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी वहां से तेजी से निकल जाती है। इस समय मनीषा जी की हालत पहले से थोड़ी ठीक थी, जिस वजह से वह सब कुछ देख और समझ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त मनीषा जी पर हमला हो रहा था, उनके गार्ड ने तुरंत हेल्प के लिए लोकेशन भेज दिया था, जिस वजह से रेहान को और उसके पापा सुरेंद्र प्रताप जी को मनीषा जी के ऊपर हुए हमले के बारे में पता चल गया था। वह तुरंत अपनी फोर्स के साथ निकल चुके थे। सबसे पहले सुरेंद्र प्रताप जी वहां पहुंचते हैं। वह चारों तरफ का माहौल देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। वहाँ चारों तरफ लोगों की लाशें बिछी हुई थी। उन सभी के चेहरे पर नकाब था। जैसे ही उनकी नजर अपनी गाड़ियों पर पड़ती है, उनका तो दिल ही धक से रह जाता है, मानो उनकी धड़कन ही बंद हो गई थी। उनकी गाड़ियां गोलियों से बुरी तरह से छल्ली हो गई थी। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, कुछ के टू डोर ही उखड़े थे। वह दौड़कर बीच वाली गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर मरा पड़ा है, पर वहां मनीषा जी का कोई अता पता नहीं है। वह चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ते हैं। अब तो उनका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उनके दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो मनीषा जी के खोने के ख्याल से ही कांप उठे थे। उसकी प्यारी सी बीवी, जिसे देखने से उनकी सुबह और शाम होती थी, जिसकी एक मुस्कुराहट पर वह पूरी दुनिया लाकर रख देने का दावा करते थे, आज अपनी बीवी को नहीं बचा पाए। उनके कदम अपनी जगह पर ही जम गए थे। उनका दिल मानो धड़कन ही भूल गया था। सांस भारी हो चुकी थी, आंखों से बहे जा रहे थे। उनके गार्ड चारों तरफ दूर दूर तक मनीषा जी को ढूंढ रहे थे। अभी कुछ ही देर हुआ होगा कि रेहान भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां की कंडीशन देखकर उसे वक्त का अंदाजा लगता है।
जब उसकी माँ यहाँ पर और नकाबपोशों के बीच में घिरी होगी, क्या हुआ होगा उनकी माँ के साथ। रास्ते भर उसका दिल यही सोच सोच कर घबरा रहा था। वह जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते, कोई भी रिप्लाई नहीं कर आ रहा था, जिसकी वजह से वह इतना तो समझ चुके थे कि जरूर कुछ बुरा हुआ है, पर वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि वहां पहुंचकर सिचुएशन को ना समझ ले। लेकिन यहाँ आने के बाद सामने का जो नजारा था वह देखकर तो अब रेहान का दिल भी डर से बैठ गया था। वह दौड़कर अपने पापा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, मॉम कहाँ है। रेहान की आवाज सुनकर सुरेंद्र जी अपने होश में आते हैं और अपने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे भी कुछ नहीं पता, हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका कोई पता नहीं चल रहा है। गार्ड दूर दूर तक फैल गए हैं पर अभी कोई खबर नहीं मिली है। इधर रेहान के दोस्त और उनके गार्ड भी चारों तरफ मनीषा जी को ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे 1 घंटे हो चुके थे पर अभी तक किसी को कोई खबर नहीं मिली, ना ही कोई छोटा सा सुराग मिला कि वह कहाँ हो सकती हैं। अब सभी का दिल जोरों से धड़क रहा था। रेहान के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रेहान जो कभी रोना नहीं जानता था, जिसका दिल पत्थर का था, जिसने कितने भी दर्द भरे सिचुएशन में कभी आंसू नहीं बहाया था, वो आज अपनी माँ की कंडीशन को सोचकर अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रहा था। सुबह ही तो उसकी माँ उससे बात करना चाहती थी। वह क्यों इतना खराब बेटा है, वह क्यों नहीं अपनी माँ का फोन रिसीव किया, क्यों उसने अपनी माँ से बात नहीं किया। वह खुद को अपने मन में ही कोसे जा रहा था। मयंक, ओम और शिवाय उसे तसल्ली दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार हमें कुछ सुराग मिल जाए। मयंक कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, आंटी को कुछ भी नहीं हुआ है। अगर उन्हें कुछ होना होता तो वह लोग उन्हें यहीं पर मारकर छोड़कर चले जाते, मगर उन लोगों ने उन्हें अपने साथ लिया है। इसका मतलब है कि आंटी अभी भी सुरक्षित है और हम जल्द से जल्द ही आंटी का पता लगा लेंगे। लेकिन रेहान को पता था कि जितना कहने में आसान है उतना आसान नहीं होगा उन्हें ढूंढना। दूसरी तरफ शिवाय सुरेंद्र प्रताप जी को कंसल्ट कर रहा था। इस समय उनके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। उनका तो सोच सोच कर ही दिल कांप जा रहा था कि इस वक्त उनकी प्यारी बीवी का क्या हाल होगा, क्या वह सही होगी या उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा। मयंक जल्दी से कमिश्नर को फोन लगता है और वह सारी सिचुएशन उन्हें बता देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इस सिचुएशन को पुलिस को बता देना चाहिए। वह तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन पुलिस भी साथ रहेगी तो किसी तरह की अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि इस समय मयंक को भी अपने आंटी के साथ कुछ गलत होने का डर सता रहा था। वह समझ सकता था कि अगर उन लोगों ने उन्हें अपने साथ लिया है तो जरूर उन्हें टॉर्चर करेंगे, और वह किस तरह से करेंगे वह तो वही जाने। पर क्या उनकी आंटी उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर पाएगी? अजीब अजीब से ख्याल इस समय मयंक के मन में भी आ रहे थे, और यही हाल शिवाय और ओम का भी था। ओम भी डर रहा था अपनी उसे प्यारी सी आंटी के बारे में सोचकर, क्योंकि ओम उन्हें बिल्कुल अपने माँ के समान ही मानता था और हमेशा उनके साथ शरारत किया करता था। समय उनकी कंडीशन सोचकर ओम भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, पर सभी एक दूसरे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रहे थे। कमिश्नर के ऑर्डर से पास के थाने की पुलिस भी वहां तुरंत पहुंच जाती है और अब चारों तरफ जांच पड़ताल होना शुरू हो जाता है। सभी बस इसी में लगे थे कि कोई एक सुराग मिल जाए जिससे उन तक पहुंच जाए। अब रात होने को चली थी पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला था, और ना ही किसी तरह का उनके पास कोई डिमांडिंग फोन कॉल आया था जिसकी वजह से उन्हें पता चल सके कि उन्हें किसने किडनैप किया है। सब काफी ज्यादा घबरा रहे थे। रेहान किसी तरह अपने पापा को समझकर वहां से जाने को कहता है, पर इस समय सुरेंद्र जी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। वह तो जाने को किसी भी तरह से राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत समझाने पर वह वहां से चले जाते हैं। रेहान अभी भी पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन्वॉल्व होने की वजह से उनके राइवल को भी पता चल गया था।
कि रेहान की मां गायब हो चुकी है। उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी, लेकिन उनके लिए भी एक चिंता का विषय ये था कि अब यह उसका कौन सा बड़ा दुश्मन निकल आया जिसने उन्हें किडनैप कर लिया, और वही एक तरफ जिसने अपने किडनैपर भेजा था वह बौखलाया हुआ था। उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे और वो औरत भी उसके हाथ नहीं लगी थी, उल्टा उसे कोई और ही उड़ा ले गया। वह गुस्से से अपने आदमियों को पीट रहा था, चिल्ला रहा था, अरे निकम्मो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बस खिला खिला कर तुम लोगों को मैं साढ़ की तरह पाल रहा हूँ। चले जाओ मेरे आंखों के सामने से, वरना मैं एक एक को गोलियों से भून दूंगा। सभी लोग वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। अगर वह 1 मिनट भी और रुक तो सच में उसका यह पागल बस उन्हें जान से ही मार डालेगा। और वही वह आदमी अपने बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए चिल्लाता है, रेहान रेहान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब दोस्तों, ये कौन है ये तो आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं किया के पास। जैसे ही किया मनीषा जी को लेकर अपने सीक्रेट पैलेस पर पहुंचती है तो वह देखी है कि मनीषा जी का खून काफी ज्यादा बह चुका था। वह तुरंत शंकर को ऑर्डर देता है उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। किया का यहाँ अपना एक छोटा हॉस्पिटल था जहाँ पर उसके लोगों को अगर चोट लगती थी तो उनका इलाज आसानी से किया जा सकता था। यहाँ पर उसने सभी व्यवस्था कर रखा था, जिस वजह से मरीज को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती थी, और दवाएं तो वह खुद ही बनाया करती थी, जिसके वजह से किसी भी तरह की दवाएं की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वही वह जल्दी से जाकर उसे आदमी को चेक करती हैं, उसकी कंडीशन क्या है ये जानने के बाद वह जल्दी से अपने लैब में रखे एक छोटा बॉक्स को मंगवाती है। जैसे ही वह बॉक्स उसके पास आता है वह कुछ पासवर्ड टाइप कर उसे बॉक्स को खोलती है और उसमें से एक छोटी इंजेक्शन की शीशी निकलती है और तुरंत इंजेक्शन में भरकर उसे व्यक्ति के शरीर में इंसर्ट कर देती है और अपने डॉक्टर को ऑर्डर देता है कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट अभी जारी रखा जाए। वहां पर सब क्लियर करने के बाद वह तुरंत मनीषा जी के पास जाती है। इस समय मनीषा जी बेहोश हो चुकी थी, उनका ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। वह जल्दी से उनका ब्लड ग्रुप चेक करती है और ब्लड का इंतजाम करने को कह देती हैं। बहुत जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर सर्जिकल मास्क लगा लेती है और ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ इस समय 2 जूनियर डॉक्टर भी थे जो हमेशा उसके लिए यहाँ काम किया करते थे। वह उनके जख्मों को खोलकर देखती है। वह जख्म काफी ज्यादा गहरा था, कोई भी आम महिला इतनी देर तक इस जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पर वाकई में मनीषा जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये दर्द बर्दाश्त कर लिया। वह डैमेज हुए स्किन को, जिस पर जहर पूरी तरह से फैल चुका था, उसे काटकर वहां से अलग कर देती है। धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से ऑपरेशन कर उसे जगह को ठीक करती है और उनके कुछ टेस्ट भी करती है और उन्हें जहर का एंटीडोट भी देती है। इस समय ब्लड भी आ चुका था, जिससे उन्हें आराम से ब्लड भी दे दिया गया। अब उनकी सिचुएशन खतरे से बाहर थी तो किया भी चैन की सांस लेती है, पर उन्हें होश तो 24 घंटे बाद ही आने वाला था। किया यह अच्छे से जानती थी। वह सोच रही थी कि यह लेडी कौन है और उनके घर परिवार वाले उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ था तो उन्हें पता ही था कि यह कोई पावरफुल महिला है और अब तक तो उनके घर वालों को भी सब कुछ पता चल चुका होगा। पर किया के पास उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे वो उनके परिवार वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब तो उनके होश में आने तक कुछ नहीं किया जा सकता था। यही सोचकर किया भी शांति से वहां से चली जाती है। किया उनके ब्लड को खुद एक बार टेस्ट करना चाहती थी, जिससे पता चल सके कि उन्हें किस तरह का पॉइजन दिया गया था। इस वजह से वह खुद ही लेबोरेटरी में चली जाती है और टेस्ट करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या रेहान की मां को किसी तरह का ड्रग्स
दिया गया है जिससे उनका बचना मुश्किल हो जाएगा या फिर उनकी कंडीशन फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और इधर रेहान की मां के न मिलने पर रेहान क्या करेगा, जानने के लिए एपिसोड में बने रहे। और दोस्तों, आप सब ने कहा है कि मैं कहानी को क्यों स्लो चल रही हूँ या फिर छोटा चैप्टर क्यों दे रही हूँ। यार, मैं सबको बताया है कि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए यह वीडियो तैयार करती हूँ। इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये स्टोरी को बंद कर दूंगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कंडीशन को भी समझिए। अगर तबीयत ठीक होती तो मैं खुद चाहती कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं, पर मुझे अभी इतना ही बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फिर भी मैं बनाती हूँ। यार, आप लोग प्लीज इस तरह से ना कहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, बाकी आपकी मर्जी है। इसी वजह से मैं आज 2 वीडियो देने की कोशिश की है, लेकिन अब आगे मैं तभी स्टोरी को बढ़ाऊंगी जब आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से स्टोरी बनाती हूं और आप लोग बस एक लाइक और सब्सक्राइब करने में इतना सारा मुझे सुना देते हैं। यार, कुछ तो समझा करो। स्टोरी बनाने के अलावा और भी ढेर सारे काम होते हैं मुझे। फिलहाल चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 67, रेहान का गुस्सा। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया मनीषा जी का ऑपरेशन करती है और उनके कुछ ब्लड टेस्ट भी करती है। अब आगे 1 घंटे बाद सारे टेस्ट करके जब किया उनकी रिपोर्ट को देखते हैं तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। रिपोर्ट में यह क्या दिया हुआ है, एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरह के पॉइजन से उन पर अटैक किया गया था वह कोई आम पॉइजन नहीं था। इस तरह का पॉइजन अपने देश में ही नहीं, लगभग सभी देशों में बंद था। यह एक तरह का ऐसा ड्रग्स था जिस इंसान को देने के बाद तुरंत उसकी मौत हो जाएगी, और अगर किसी भी तरह से उसे बचा लिया जाता है तो 3 महीने बाद फिर से वह ड्रग्स इस तरह से असर करना शुरू कर देगा जिस तरह से शुरू में उसने असर किया था। यानी जो एंटीडोट किया ने दिया था वह मात्र मनीषा जी को 3 महीने तक ही सुरक्षित रख सकता था। उसके बाद उन्हें फिर से पावरफुल एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये देखकर तो अब किया के माथे पर बल पड़ जाते हैं। आखिर में 3 महीने बाद वह इस महिला को कहां ढूंढेंगी। वह तो यही नहीं जानती कि यह महिला है कौन और कहां से आई है। हो सकता है यह इस देश की ना हो या फिर कुछ भी हो सकता है, पर इस एंटीडोट को इतनी जल्दी तैयार भी नहीं किया जा सकता था। इसके लिए तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो शायद उसे यहाँ मिलेगा भी नहीं। वह एंटीडोट तो तैयार कर सकती थी, पर उसमें लगने वाला सामान उसे इंडिया में मिलने वाला नहीं था। यह एक अजीब सी मुसीबत थी। वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसमें लगने वाली कुछ जड़ी बूटियां तो उसके पास थी, पर कुछ इतनी रेयर थी कि उसे पाना इतना आसान नहीं था। नहीं सब सोकर किया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इस महिला से उसे अलग सा लगाव भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी मां को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। उसे अब तक अपनी मां की कोई भी खबर नहीं मिली थी। न जाने वह अपने आप को किस तरह से रोक रखा था। अब तक तो उसने पूरे शहर में तहलका मचा के रख दिया था। जितने भी उसके राइवल थे वो उन सभी को अपने सीक्रेट फोर्स के द्वारा पकड़कर टॉर्चर कर रहा था। इस समय तो जितने भी उसके राइवल थे वह सब जल्दी से जल्दी शहर से भाग जाना चाहते थे। वह जान चुके थे कि रेहान इस समय पागल हो चुका है। उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी थी। वह तो छोटे बड़े कंपटीटर थे, वह इतना बड़ा काम को अंजाम नहीं दे सकते थे। पर यह बात कौन जाकर रेहान को समझाएं। इससे अच्छा था कि वो कुछ दिनों के लिए इस शहर से ही बाहर भाग जाएं। यही सोचकर आप सभी अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के भागने की तैयारी में लग गए थे, और जो भी रेहान के गार्ड के हाथ लग जाते उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। रेहान को बस हर कीमत पर उसकी मां चाहिए थी। इस समय कोई उसे उसकी सारी दौलत मांग लेता या कोई उसे उसकी जान भी मांग लेता तो वो उसे दे देता, पर उसकी मां उसे सही सलामत चाहिए।
नहीं सुरेंद्र जी, उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। इस समय डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और उन्होंने अपने मम्मी पापा यानी सूर्य प्रताप और सरस्वती देवी जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि ये दोनों लोग मनीषा जी को अपनी बेटी के तरह ही मानते थे और उन्हें ये पता चला कि मनीषा का किडनैप हो गया है तो वह ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाते और इस समय सूर्य प्रताप जी की तबीयत भी ठीक नहीं हुई थी। इस तरह सिचुएशन और भी खराब हो जाती। रात बीतने को थी, सुबह होने वाला था, लेकिन अब भी रेहान बिना रुके हर जगह जा जाकर तलाश कर रहा था। उसके दोस्त भी उसके साथ लगे हुए थे। उन सबको एक ही डर सता रहा था कि कहानी मनीषा जी के साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त बीत चुका था पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। ना तो किसी ने अब तक उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस वजह से उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे सुबह हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी कोई खबर नहीं थी। रेहान बिना खाए पिए बस अपनी मां को ढूंढे जा रहा था। इस समय उसका दिल ही जान रहा था कि वह अपने आप को कैसे संभाले हुए हैं। वह जिंदा तो है मगर उसके अंदर जान नहीं बाकी थी। सभी लोगों की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। रेहान इस वक्त अपने डाक विला में था। वह इस समय अपने सामने बंधे हुए दुश्मनों को इस तरह से मार रहा था कि मानो वो कोई शैतान हो, उसके अंदर तो दिल नाम की चीज ही ना हो। वह इतनी बेरहमी से उन्हें मारे जा रहा था, उनके पूरे शरीर धारदार हथियार से काटे गए थे। इसमें से तेजी से खून बह रहा था। उनके हाथों को तोड़ दिया गया था, उंगलियों से नेल खींचकर अलग कर दिया गया था। वो लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे पर रेहान की आंखों में तो खून उतर आया था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। वह उन पर जानवरों की तरह बस वार पर वार किया जा रहा था और जब वो बेहोश होने को होते तो उन पर नमक का खौलता हुआ पानी डाल देता, जिस वजह से अब उनके शरीर की हालत बिल्कुल ज्यादा खराब हो चुकी थी। कोई देख ले तो उल्टी कर दे, यहाँ तक कि वहाँ खड़े गार्ड की भी हालत खराब हो रही थी। पर रेहान को तो कुछ हो ही नहीं था। वह अब भी उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और उनसे एक ही बात पूछ रहा था कि किसने उसकी मां को किडनैप करने की हिम्मत की। पर जब उन विचारों को कुछ पता होता तब तो वो कुछ कहते और उनकी खामोशी से रेहान को और ज्यादा गुस्सा आता और वह उन्हें और भी बुरी तरह से टॉर्चर करता। धीरे धीरे करके कुछ लोग तो मर गए थे और कुछ बेहोश हो चुके थे, फिर भी रेहान किसी पर दया नहीं दिख रहा था। आज उसका ये डेविल रूप देखकर उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा डर गए थे। आज से पहले रेहान कभी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ था, पर इस वक्त वो बिल्कुल एक शैतान दिख रहा था जो किसी के रोकने पर भी नहीं रख रहा था। धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतता गया। अब 24 घंटे भी बीत चुके थे। वहाँ किया भी रेहान के माँ के पास बैठी थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब इनको होश आए। धीरे धीरे करके मनीषा जी अपनी आंखों को खोलती है। एक पल को तो उन्हें लगता है कि वो मर चुकी है और दूसरे लोक में आ गई है। चारों तरफ शांति थी। सामने सफेद कॉटन के पर्दे उड़ रहे थे और बड़े बड़े फूलों के बुके वहां रखे हुए थे, जिसमें से मनमोहन खुशबू आ रही थी। लग नहीं रहा था कि वह एक अस्पताल है, इस वजह से मनीषा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। एक पल को तो उन्हें लगता है कि यह उनका सपना है, लेकिन जब वह दोबारा फिर से आंखों को खोलती है तो फिर से वही नजर उनकी आंखों के सामने था। अब उन्हें कुछ समझ में आता है और वह धीरे से अपना सर घूम कर देखते हैं। तब जाकर उन्हें अस्पताल में रखी चीज दिखाई पड़ती है। उनके सर के पास ही एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी जिसमें उनकी पल्स रेट चल रही थी। बगल ही एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था और भी इसी तरह की कई चीज रखी गई थी। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर बैठी उसे प्यारी सी लड़की पर जाती है जो अपनी आंखों को बंद किए झपकी ले रही थी। शायद वह समझ सकती थी कि वह लड़की रात भर नहीं सोई है। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था।
तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या रेहान को पता चल पाएगा कि उसकी माँ कहाँ है? क्या किया रेहान की माँ को उन्हें दिए ड्रग्स की सच्चाई बता देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 68। रेहान के दिल को सुकून मिला। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से रेहान अपनी मां के न मिलने पर पूरे शहर में आतंक मचाकर रख देता है और खुद पागलों की तरह बन जाता है, और उधर किया को टेस्ट रिपोर्ट में एक ऐसे ड्रग्स की जानकारी मिलती है जो रेहान की मां की जान 3 महीना बाद ले लेगी। अब आगे जैसे ही मनीषा जी उसे तरफ देखते हैं जहां किया बैठी थी, वो एक तक ही बिना पल के झटका किया को ही देखे जा रही थी। किया इस समय बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी और उसे पर फड़फड़ाते हुए उसके आंखों के पलके उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वो बिल्कुल किसी नन्ही सी बच्ची की तरह लग रही थी। रेहान की माँ तो अपने सभी दर्दों को भूलकर बस प्यार भरी नजरों से किया की तरफ ही देखे जा रही थी। पता नहीं कौन सा सुकून था उसके चेहरे पर, जिसे देखकर रेहान की माँ का दिल अपने आप ही खुशियों से भर गया था। अजीब सी खुशी मिल रही थी उनके दिल को। सच में यह नन्ही सी बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उनका बस चले तो वह किया को अपने साथ ही रख ले, एक पल भी वह इस बच्ची को अपनी नजरों से दूर न होने दे। तभी किया को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है। वो तुरंत अपनी आंखों को खोल देती है और जैसे ही सामने देखती है तो पाती है कि मनीषा जी उन्हें एक तक देखे जा रही थी। उन्हें होश आ चुका था। किया मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और उठकर अपनी जगह से उनके पास आ जाती है। किया की मुस्कुराहट देखकर मनीषा जी को बहुत अच्छा लगता है। वाकई में वह अपने आप को सोचने से नहीं रोक पाती। इस बच्ची की मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है, मानो हजारों फूल एक साथ खिल गए हो, इस तरह की फीलिंग उन्हें आ रही थी। तभी किया मनीषा जी के हाथों को पकड़कर चेक करती हैं और मुस्कुराते हुए कहती है, आंटी अब आप बिल्कुल ठीक हैं और खतरे से बाहर भी हैं। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी एक पल को सोचने लगती है, क्या ये लड़की डॉक्टर है? अरे नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बच्ची डॉक्टर कैसे हो सकती है? फिर यह मुझे चेक करके मेरे बारे में इतने अच्छे से कैसे बता सकती है? वह अभी सोच ही रही थी कि किया फिर से कहती है, आपके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे, इस वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी, जिस वजह से आप अभी 5 दिन तक पूरी तरह से बेड रेस्ट रहेगी। अब एक बार फिर से मनीषा जी को झटका लगता है। क्या उनकी सर्जरी की गई थी? और यहाँ पर उनकी सर्जरी किसने की? यह कोई हॉस्पिटल तो नहीं था, पर यहाँ पर देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि यहाँ अस्पताल की एजेंसी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। क्या ये कोई सीक्रेट मिनी हॉस्पिटल था? पर वह अभी कुछ भी पूछना उचित नहीं समझती थी। उन्होंने प्यार से किया की तरफ देखते हुए अपना सर ओके में हिला दिया। तभी किया उनको फिर से कहती है, आंटी मुझे आपसे और भी कुछ बातें करनी थी। किया की बातों को और उसके चेहरे के इम्प्रेशन को देखकर मनीषा जी को कुछ सीरियस लगता है। वह प्यार से किया की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा जो कोई भी बात हो मुझे तुम बता सकती हो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे रिलेटिव है तो अच्छा ही होगा कि मुझे इसकी जानकारी रहे। उनकी बातों को सुनकर किया को भी तसल्ली हो जाती है कि सच्चाई को जानकर शायद ये सामने वाली महिला कुछ ओवर रिएक्ट ना करे, क्योंकि वह देख सकती थी कि यह महिला काफी ज्यादा शांत और बुद्धिमान लग रही थी। इस वक्त किया के पास एक नर्स जल्दी से आती है और वह किया को बताती है कि उसे आदमी की कंडीशन अचानक से खराब हो गई है। सुनकर किया उसे नर्स को मनीषा जी की केयर करने के लिए कहकर तुरंत वहां से चली जाती है। मनीष जी को अब तक तो ये समझ आ चुका था कि जरूर सामने वाले शख्स की कंडीशन ज्यादा खराब होगी, वरना यह नर्स इस तरह यहाँ ना आती। पर वह आकर इस छोटी बच्ची को उसकी कंडीशन चेक करने के लिए क्यों कह रही थी, अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वो उसे नर्स से पूछ ही लेती हैं, क्या ये छोटी बच्ची कोई डॉक्टर है? नर्स मनीषा जी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है कि हमारी मैम कोई छोटी मोटी डॉक्टर नहीं है।
बल्कि वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और उनकी कुछ सीक्रेट आइडेंटिटी है जो हम किसी के सामने नहीं रिवील कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर हैं और मैडम कल से ही आपकी इतनी ज्यादा देखरेख कर रही हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप उनके लिए कोई खास होगी। इस वजह से मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ और इसके आगे हम उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं। वो महिला देख सकती थी कि यह नज अपनी मैडम के लिए काफी ज्यादा ईमानदार थी। तभी मनीषा जी उसे नज से कहती है कि तुम्हारी मैडम बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उनकी बातों को सुनकर वह नज उन्हें बताती है कि वाकई में अगर दुनिया में अच्छाई नाम की कोई चीज है तो वह सिर्फ उनकी मैडम के अंदर है। उनसे ज्यादा अच्छा तो शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा शख्स उसने अपनी पूरी जिंदगी में देखा हो। उनकी मैडम तो बिना स्वार्थ के किसी के लिए भी अपनी जान तक देने को तैयार रहती हैं। आज की दुनिया में जहां बिना पैसों के कोई एक वक्त की रोटी तक नहीं देता है, वहां उनकी मैडम पता नहीं कितने अनाथों को जिंदगी देती हैं। उनकी भूख मिटती है, उन्हें कपड़े देती हैं, उनके रहने की व्यवस्था करती हैं और उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छी एजुकेशन भी दिलाती हैं। नज की बातों को सुनकर मनीषा जी के दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है और दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। आखिर में उन्हें अपने बेटे के लिए बिल्कुल इसी तरह की लड़की चाहिए थी जो किसी से ना डरती हो, जो हर किसी की मदद करती हो, जो नेक दिल हो। क्योंकि अब तक तो वह समझ चुकी थी कि ये छोटी लड़की कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती है जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत हो और ऐसा टैलेंट हो कि मरते को भी बचा सके। वह कोई आम लड़की नहीं हो सकती है। खूबसूरत और इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद उसके चेहरे पर इतना सा भी घमंड नहीं दिखाई देता है। वाकई में अगर यह उसकी बहू बन जाए तो उसकी तो जिंदगी ही धन्य हो जाएगी। मनीषा जी तो अपने मन में अपने नाती पोतों की भी कल्पना करना शुरू कर दिया था। समय तो वह किया के चक्कर में अपने बेटे और पति को भूल चुकी थी कि उनके गायब होने की खबर जानकर उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। वह तो यहाँ अपनी बहू बनाने के प्लान में लग गई थी। तभी उन्हें ख्याल आता है कि उनकी सर्जरी की गई है। वो उसे नज से अपने सर्जरी के बारे में पूछती है। नज उन्हें शुरू से सारी बातें बता देती है। सारी बातों को सुनकर अब तो मनीषा जी के दिल में किया के लिए और भी ज्यादा प्यार उभरने लगता है। वाकई में यह छोटी प्यारी बच्ची बहुत ही ज्यादा मेहनती और नेक दिल है। बिना उसे जान, बिना किसी फायदा के उसने अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद की। आज की दुनिया में भला ऐसा कोई किसी के लिए कहाँ करता है। अब तो हर हाल में किया को वह अपने पास रखना चाहती थी। भले ही किया उनकी बहू बनकर न रहे, लेकिन वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। फिर मैं वह उसके लाइफ की सेवियर थी। वह जितनी बार भी उसका शुक्रिया अदा करे वह काम है। थोड़ी देर बाद किया वहाँ की सिचुएशन को ठीक कर आ जाती है और वो मनीष जी को खुश देखकर मुस्कुरा देती है। मनीष जी तो बस उसकी मुस्कुराहट पर ही फिदा हो जाती हैं। वह प्यार से किया को अपने पास बुलाकर किया से कहती हैं, बेटा आपका नाम क्या है? किया उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि मेरा नाम क्या है? मनीषा जी किया को देखते हुए कहती है कि बहुत ही प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आप ही की तरह। उनकी बातों को सुनकर किया हल्का सा मुस्कुरा देती है। यह आंटी तो बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। एक बार किया के मन में यह विचार आता है, फिर वो कुछ सोचकर अपना फोन उनकी तरफ बढ़ा देती है। ये देखकर मनीषा जी समझ नहीं पाती हैं तो किया उनसे कहती है कि आंटी आप कल से यहाँ हैं, मुझे लगता है कि आपके परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, तो एक बार आप उन्हें अपनी सिचुएशन बता दे जिससे वह भी रिलैक्स हो जाएं। अब जाकर मनीषा जी को सबकी याद आती है और वह मन में ही सोचती हैं, अरे बाप रे, मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं कैसे भूल गई कि इस समय तो मेरे पति की जान ही निकल रही होगी और मेरा बेटा तो उसका क्या हाल होगा और मम्मी पापा वह कैसे होंगे। इस वक्त मनीषा जी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। किया उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या बात है आंटी जी, क्या आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती हैं? क्या आप नहीं चाहती हैं
कि आपके बारे में किसी को पता चले। किया की बातों को सुनकर मनीषा जी जल्दी से ना में अपना कर हिलाते हैं और कहती हैं कि अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो उन्हें पहले ही खबर कर देनी चाहिए थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, मुझे वहां न देखकर उनका क्या हाल हो रहा होगा इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वह जल्दी से किया को रेहान का फोन नंबर बोलती है। किया अपने फोन पर रेहान का नंबर डायल कर देती है। दूसरी तरफ रिंग जाने लगता है। किया फोन बढ़ाकर उन्हें देने लगती है, लेकिन मनीषा जी का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। वह कहती हैं कि बेटा पहले देखो कोई फोन रिसीव करता है, और अगर फोन रिसीव कर ले तब मुझसे बात करो। उनकी बातों को सुनकर किया भी फोन अपनी कान के पास लगा लेती है। दूसरी तरफ अब भी रिंग हो रहा था, पर फोन किसी ने रिसीव नहीं किया था। इसी तरह फोन कट जाता है। किया अब मनीषा जी की तरफ देखकर कहती है आंटी फोन तो किसी ने रिसीव नहीं किया। मनीषा जी कहती है कि बेटा फिर से ट्राई करो, हो सकता है वो लोग परेशान हो इस वजह से फोन पर ध्यान ही ना दिया हो। उनकी बातों को सुनकर किया फिर से ट्राई करती है। दूसरी तरफ रेहान काफी ज्यादा परेशान हो गया था। ना तो उसने एक निवाला अपने मुंह में डाला था और ना ही पानी की एक बूंद ही पिया था। इस समय उसके दिल को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि कोई भी चीज उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अपनी चेयर पर टिककर अपनी आंखों को बंद कर कुछ सोच रहा था। जाहिर सी बात है वह कुछ भयानक ही सोच रहा था। तभी उसके कानों में फिर से फोन के रिंग की आवाज जाती है। जी हाँ, उसने पहले भी रिंग की आवाज सुनी थी, पर उसका मन नहीं कर रहा था फोन उठाने का। लेकिन इस बार जब फिर से फोन रिंग करता है तो पता नहीं क्यों उसका दिल इस उम्मीद से फोन को उठना है कि शायद अब उसकी मां का पता चल जाए। जैसे ही वो फोन रिसीव करता है, अपनी थकान और दर्द भरी आवाज में हेलो बोलता है। इस वक्त किया भी अपनी प्यारी सी आवाज में हेलो बोलता है। वह दोनों एक दूसरे की आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो बेचैन हो जाते हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों इस आवाज से उनका दिल इतना ज्यादा धड़क रहा था। क्या वह आवाज इन दोनों ने सुन रखा था या फिर कुछ और ही बात थी? पर इस वक्त रेहान के दिल को इस आवाज को सुनकर बड़ा ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब जाकर उसके दिल के दर्द को आराम मिला हो। एक प्यारी सी कशिश थी उसे आवाज में, जिसे सुनने के लिए शायद उसका दिल पता नहीं कब से बेचैन था। यह आवाज उसके कानों में मिश्री सी घुल रही थी। वह पहचान सकता था कि यह वही आवाज है जो उसने बहुत पहले सुना था। वह कैसे इस आवाज को भूल सकता था? हालांकि उसे वक्त उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उसे वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वह आवाज उसके कानों में गई थी, उसके सारे दुख दर्द अपने आप खत्म हो गए थे। और आज भी यही हो रहा था। दोनों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बस उनके दिल की धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। किया के दिल की रफ्तार भी काफी तेज थी। उसे क्यों यह आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह जल्दी से फोन मनीषा जी की तरफ बढ़ा देती है। मनीषा जी उनकी तरफ देखकर आंखों के इशारों से पूछता है क्या फोन रिसीव हो गया? किया भी सर हिला के हाँ में जवाब दे देती है और वो वहां से जल्दी से चली जाती है। मनीषा जी तो किया से रेहान की बात करवाना चाहती थी, पर किया इतनी जल्दी वहां से चली गई। ये देखकर मनीषा जी का दिल थोड़ा बैठ जाता है। अब वो कैसे रेहान से किया की बात कराएंगी? यह बहाना कितना अच्छा था, पर वह भी हाथ से निकल गया। वहीं की रेहान अब भी बिल्कुल चुप उसे आवाज को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी मनीषा जी हेलो हेलो बोलते हैं। तब जाकर रेहान अपने होश में आता है और सामने अपने माँ की आवाज सुनकर एक पल को आश्चर्य में पड़ जाता है कि इस फोन से उसके माँ की आवाज कैसे सुनाई दे रही है। वो कुछ बोलता कि इससे पहले ही मनीषा जी की फिर से आवाज सुनाई पड़ती है। हेलो रेहान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो कौन है? दूसरी तरफ रेहान अपनी माँ की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह जल्दी से बोलता है
मॉम आप ठीक तो हैं? आप कैसी हैं? आपको चोट तो नहीं लगी है? आपको क्या हो गया था? मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही थी? अपने बेटे की बातों को सुनकर मनीषा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उनका बेटा जो कभी 2 शब्द से ज्यादा तीसरा शब्द नहीं बोलता था, आज किस तरह से परेशान हो रहा है और उसे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा है। तभी रेहान को शांत करते हुए मनीषा जी कहती हैं कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं कल से ही बेहोश थी, वजह से मैं तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाई, अभी ही मुझे होश आया है। ये सुनकर रेहान घबरा जाता है और वो कहता है कि माँ आपको क्या हुआ है? आप कल से ही बेहोश थी, यानी आपको चोट लगी है? माँ क्या हुआ है आप बताएं मुझे। मनीषा जी रेहान को शांत करते हुए कहती है कि हाँ मुझे चोट लगी थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। रेहान उनसे पूछता है कि इस वक्त आप कहाँ हैं? बताइए मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तभी रेहान की बातों को जवाब देते हुए वह कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है कि यह जगह कौन सी है, मैं अभी पूछकर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। रेहान को कुछ अजीब सा लगता है। वो फिर से अपनी माँ से पूछता है कि माँ आप सच में बताइए आप ठीक हैं कि नहीं, हम वहाँ आ जाते हैं। उसकी माँ मुस्कुराते हुए रेहान को कहती है बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और जिसने भी मुझे बचाया है वो मेरी केयर अच्छे से कर रहा है, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आगे अभी मेरे पास कोई नहीं है, मैं तुम्हें कुछ देर में पूछकर बताती हूँ। रेहान भी उनकी बातों को सुनकर आप शांत हो जाता है और फिर से उनके कॉल आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मनीषा जी फोन रखती हैं, रेहान तुरंत सभी को फोन करके मनीषा जी के ठीक होने की बात बताता है। अब जाकर रेहान के पापा को सुकून मिलता है, उनकी पत्नी अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं वह क्या कर जाते। वहीं कुछ देर इंतजार करने के बाद किया फिर से उनके पास आती है, क्योंकि अब किया को यहाँ से जाना भी था, काफी देर हो चुका था और उन्हें आंटी के सिचुएशन के बारे में बताना भी था। आखिर में उन्हें अपने खुद के सिचुएशन के बारे में जानने का हक था और एक डॉक्टर का फर्ज था कि वह अपने मरीज को सब कुछ सही सही बता दे। जैसे ही किया उनके पास आती है, वह प्यार से किया की तरफ देखते हैं और पूछती हैं क्या वह अपने बच्चों को यहाँ बुला सकती है। लेकिन किया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके इस सीक्रेट पैलेस को कोई देखे। आखिर में यह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था और इंडिया में अभी यही उसका सबसे बड़ा रुकने का ठिकाना भी था। किसी भी तरह की परेशानी होने पर उसके लोग यहाँ 5 से 6 महीने तक आराम से छुप सकते थे। यहाँ उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध की गई थी। यह एक बहुत बड़ा विला था जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और जो पूरी तरह से सीक्रेट था। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल पता नहीं चलता था कि यह एक आलीशान विला है, पर अंदर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। यह उनकी मनीष जी की बातों को सुनकर किया उन्हें प्यार से कहती है आंटी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचा देंगे, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किया की बातों को सुनकर मनीषा जी भी समझ जाती है कि वह अपना ये सीक्रेट स्पेस किसी को नहीं दिखाना चाहती हैं, इस वजह से वह कुछ भी नहीं रहती। आखिर में ठीक भी तो है, वह अभी किया के लिए बिल्कुल अनजान है। उनके बारे में तो किया कुछ भी नहीं जानती है और अनजान होते हुए भी जितना उसने उनके लिए कर दिया है वही बहुत है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या किया उन्हें उनके कंडीशन के बारे में सच सच बता देगी? क्या किया मनीषा जी को छोड़ने खुद उनके घर जाएगी? रेहान की मुलाकात किया के साथ होगी? तो आगे क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ और आप लोग बिना लाइक सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ जो व्यर्थ नहीं जा रही है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो आज मैं आपसे कहा था कि मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगी, वह अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू।